नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 25 लेके आ गया हूँ और पार्ट 25 का जो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की। तो जो लॉर्ड मेयो थे ये शिमला कब आए थे? तो लॉर्ड मेयो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1871 में इन्होंने शिमला की यात्रा की थी। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले ऐसे अंग्रेज गवर्नर जिन्होंने शिमला की यात्रा की थी, तो पहले जो अंग्रेज गवर्नर थे इनका नाम था लॉर्ड एमरहस्ट। देखिए, लॉर्ड एमरहस्ट जो थे इन्होंने पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने शिमला की यात्रा की थी। कब ये शिमला आए थे? तो 1827 में शिमला आए थे और कैनेडी हाउस में ठहरे कहाँ थे? कैनेडी हाउस। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा पहली बार कब की थी। तो अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी पहली बार 11 मई 1921 को शिमला आए थे। किसके साथ आए थे ये? तो इनके साथ आए थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। तीन लोग इनके साथ उस समय शिमला आए थे। कब आए थे? एग्जैक्टली 11 मई 1921 को। और ठहरे कहाँ थे? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे तो भाई ये ठहरे थे शांति कुटीर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय पर्वतीय राज्य प्रादेशिक मतलब कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना होती है 1946 में। दोस्तों, पूछा जाता है कि जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये शिमला में स्थित है। इसके अलावा कुछ और प्रजामंडल थे, जैसे हिमालयन रियासती प्रजामंडल। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसके जो सेक्रेटरी थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के, इनका नाम था पंडित पद्मदेव। हर एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, हर एक बात महत्वपूर्ण है। उसी तरह सिरमौर प्रजामंडल, तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। भाई 1939 में ही एक और बना था कुनियार रियासती प्रजामंडल। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल, कुनियार रियासती प्रजामंडल, ये दोनों के दोनों कब बने थे? 1939 में बने थे। 1942 में एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। 1942 में भाई क्या हुआ था? पजौता आंदोलन। और पजौता आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये सिरमौर जिले में हुआ था। पजौता आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन था और इसका जो संबंध है पजौता आंदोलन का, ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भी है। देखिए, आज थोड़ी जो है वीडियो लेट हो गई थी। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था कहीं के लिए, जिस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें और लेवल का क्वेश्चन है। हिमाचली हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो पहले चेयरमैन है वो कौन है? इनका नाम है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। शायद पहले भी मैं अपने कुछ पार्ट्स में इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन हीरा सिंह ठाकुर तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे पहले। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पहले चीफ कमिश्नर, बहुत बार बता चुका हूँ, पहले चीफ कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे इनका नाम था एनसी मेहता। क्वेश्चन आ सकता है पहले चीफ सेक्रेटरी जो थे इनका नाम था केएल मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी जो थे इनका नाम केएल मेहता था। पूछा जा सकता है पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। पूछा जा सकता है पहली महिला राज्यपाल, तो इनका नाम था शीला कौल। हर एक बात को आपने ध्यान से नोट डाउन करना है, राउट डाउन करना है। पहले चीफ जस्टिस कि भाई जो हिमाचल का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एमएच बेग मतलब कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग। पहले मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे, हिमाचल से संबंध रखते हैं, इनका नाम है चौधरी मेहर चंद महाजन। तो सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नाम को आपने याद रखना है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन बड़े लेवल का क्वेश्चन है और पहले विधानसभा स्पीकर जयवंत राम है और पहली महिला विधानसभा जो स्पीकर है इनका नाम है विद्या स्टोक्स। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। न्योगल पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर है? तो न्योगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल की कौन से रिवर पे है? तो न्योगल जो है ये न्योगल जो है एक नदी भी है और किसकी सहायक है? ब्यास की। अब न्योगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो है ब्यास नदी पे बना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि न्योगल जो ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ है? तो ब्यास की जैसे कि सुकेती नदी ब्यास की सहायक है, चक्की है, मानूनी है, गज नदी है, हारला है, विनवा है, मानूनी या फिर चक्की, ये सारी नदियाँ जो है ये किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक है। और न्योगल भी खुद किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। ब्यास का जो वैदिक नाम है बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इस बार टेट में किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका जो वैदिक नाम है ये अर्जिकिया। तो दोस्तों, आप जो है हर एक क्वेश्चन को पार्ट 1 से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर मैं नदियों की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है, लेकिन 2 नदियाँ ऐसी है जिनका उद्गम हिमाचल से नहीं होता है, एक सतलुज और दूसरी यमुना। का जो उद्गम होता है ये कालिंद पर्वत उत्तराखंड से होता है, और सतलुज का जो उद्गम होता है ये राजस्थान के मानसरोवर से होता है, जबकि चिनाब का हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश की में जो है 2 नदियाँ हैं, एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। चंद्रा और भागा नदियाँ जो है दो एक स्थान पे मिलती है, जिसका नाम है स्थान है तांडी। और तांडी पे ना मान लो 2 नदी आ रही है, एक चंद्रा नदी आ रही है, एक भागा नदी आ रही है, तो चंद्रा और भागा ना तांडी नामक स्थान में मिल जाती है। और तांडी में जो है वो द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और तांडी में ही कौन सी नदी बनती है, चिनाब नदी बनती है। और क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि जल घनत्व, सबसे अधिक जल घनत्व जो है किस नदी का हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, तो भैया किसका है, चिनाब का जो है वो सबसे अधिक जल घनत्व है। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। द फॉलोइंग स्टेट विच सिचुएटेड नॉर्थर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो उत्तर में अब तो राज्य नहीं है भाई, अब जो है ये पहले का जो है क्वेश्चन पेपर कोई होना है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए 370 हटा, और 370 अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन हटाया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और अगर मैं बात करता हूँ भैया लद्दाख की, तो लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया भी सबसे ज़्यादा है, 59,000 कुछ उसका एरिया है। तो उत्तर में जो अब है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, उत्तर में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में भैया पंजाब है, याद रखना है। हिमाचल के पश्चिम में पंजाब है भाई, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में अपना हरियाणा है भाई। बहुत बार पूछा जाता है दक्षिण पूरब में क्या है, तो दक्षिण पूरब में उत्तराखंड है भाई। आपके जो है ये पूरब में क्या है, तो पूरब में क्या है, तिब्बत है, ये भी आपने रखना। पूरब में क्या है, एक देश है और उस देश का नाम क्या है, तिब्बत। तो ये कुछ डायरेक्शंस थी जो मैंने आपको यहाँ से बताई, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। आज जो मैं आपके लिए हिस्ट्री के भी धमाधम क्वेश्चन, धड़ाधड़ क्वेश्चन ला चुका हूँ। अब साइकोलॉजी के नोट्स जिसको लेने हैं, साइकोलॉजी के नोट्स भाई पेड है, 50 रुपीज़ के ये नोट्स जो है मैं दे रहा हूँ। ये नंबर है मेरा 7876145409। लेकिन अगर ग्रुप भी है मेरा, उस ग्रुप में भी आप जुड़ना चाहते हो, अपना नाम बता दें मेंशन करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जिसको जीके के फ्री नोट्स चाहिए, जीके के फ्री नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री में है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसमें मैं एक कोड दूंगा, और जो वो कोड मुझे भेजेगा उसके तहत मैं उसको जो है पार्ट 25 भी उसमें डालना है, और उस कोड के तहत मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा। वो क्वेश्चन ही हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा भाई। अब अगले क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का पहले स्थान था 18वां, तो पहले का क्वेश्चन है। अब जो है लद्दाख का जो है वो ज़्यादा हो चुका है, अगर टोटल हम बात करें वैसे जो है वो कौन सा है, अब 17वां है। पहले 18वां होता था, लेकिन अब किसका है, लद्दाख का ज़्यादा हो गया है। अगर केंद्र शासित और राज्य को मिला के दोनों में देखें तो अब जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, पौंग बांध किस नदी पे है। तो पौंग बांध जो है ये किस नदी पे बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौंग बांध जो बनाया गया है ये ब्यास नदी पे बनाया गया है, पौंग बांध ब्यास नदी पे है। अगर मैं बात करता हूँ, और अगर आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर यूटी मिला के आ जाए तब 18वें नंबर पे है, लेकिन अगर नॉर्मल आ जाए, राज्यों में पूछा जाए, तो राज्यों में कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पे है। अगर पूछा जाए कि भारत में राज्यों में जो है कौन से नंबर पर, अगर मैं कुल पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तब आएगा 18वां। और अगर खाली राज्यों में पूछा जाएगा तो हिमाचल का स्थान आएगा 17वां। दोनों बातें दोस्तों याद रखनी है। अब पौंग बांध भैया किस नदी पे बना है, तो पौंग बांध बना है किस नदी पे, ब्यास नदी पे। पौंग बांध ब्यास नदी पे है। और अगर मैं बात करता हूँ पौंग बांध की, इसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। कब बना था ये, तो अगर मुझे एग्जैक्टली ये 1960 के आसपास ये बना था। और उसी तरह ब्यास नदी पे एक और बांध है जिसका नाम है पंडोह बांध। पंडोह बांध किस नदी पे है, ये ब्यास नदी पे है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूँ। एसपीयू मंडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछी गई थी। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और अगर मैं बोलूँ भारत का सबसे छोटा वेटलैंड साइट भी कौन सी है, तो वो भी रेणुका झील है। आपने ये भी याद रखना है। अब सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक पूछी गई है तो कृत्रिम भी पूछी जाएगी। तो सबसे बड़ी कृत्रिम कौन सी है, तो कृत्रिम है भैया गोविंद सागर झील। कौन सी है, गोविंद सागर झील। अब जब मैं झीलों के बारे में आपको कुछ बता ही रहा हूँ तो झीलों के बारे में कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे अब मैं कुछ मंडी की झीलें बताता हूँ, सारी नहीं बताऊँगा लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे कि
कुंतभ्योग है, सुखसर झील है, कलेसर झील है, कुमारवा झील है। ये कहाँ पे है? ये सारी की सारी मंडी में है। जैसे चंबा में है गड़ासरू है, महाकाली है, खजियार झील है। ये कहाँ पे? ये चंबा में। गड़ासरू, महाकाली, खजियार, ये कहाँ पे है? चंबा। देखिए दोस्तों, भृगु बहुत बार पूछी जाती है। भृगु, सरवालसर और दशहर, ये कहाँ पे है? ये कुल्लू में स्थित है। और चंद्रनाहन और गढ़कुफर, ये चंद्रनाहन और गढ़कुफर कहाँ पे? ये शिमला में स्थित है। इसके अलावा किन्नौर में जैसे दो झीलें हैं, नाको झील और सोरंग झील है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? नाको और सोरंग, ये किन्नौर में स्थित है। एक और झील है जैसे कि सूरजताल और चंद्रताल, ये कहाँ पे? और दीपक ताल, सूरजताल, चंद्रताल, दीपक ताल और यूनामसो, ये कहाँ पे? लाहौल स्पीति में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात, तो ये हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट आपको जो है करवा रहे थे। सामवेद का उपवेद कौन सा है? देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं। अब क्वेश्चन था कि सामवेद का उपवेद, तो सामवेद का जो उपवेद है ये गंधर्व वेद है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वेदों की संख्या क्या है? तो वेदों की जो टोटल संख्या है वो 4 है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, वेदों की संख्या तो 4 है, लेकिन बात करते हैं सामवेद की। कि क्वेश्चन आता है कि जो संगीत के 7 स्वर है वो किस वेद से लिए गए हैं? तो संगीत के जो 7 स्वर है ये लिए गए हैं सामवेद से। तो दोस्तों संगीत के 7 स्वर जो है ये सामवेद से लिए गए हैं। क्वेश्चन आता है कि सामवेद में कितनी रचनाएं हैं? तो सामवेद में जो रचनाओं की संख्या है 1875 है, जिसमें से कि 75 जो है 75 जो रचनाएं हैं ये अतिरिक्त ली गई है। और कहाँ से ली है? ऋग्वेद से ली गई। तो सामवेद में 1875 रचनाएं हैं। अब उसी तरह ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऋग्वेद की जो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं शास्त्री के पेपर में। तो ये हर बार पूछा जाता है। तभी मैं बोलता हूँ कि शास्त्री का जो टेट है ना भाई, उसमें तो जीके यहीं से आएगा। एक भी नंबर का जीके बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि शास्त्री के टेट में जीके आता बहुत आसान है। और अन्य टेट में भी आसान ही आता है, उसमें भी कोई, लेकिन उसमें थोड़ा लेवल अच्छा रहता है। तो शास्त्री के लिए तो टेट क्वालिफाई करना बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है भाई। क्योंकि उसमें तो यही आता है कि महाभारत की रचयिता कौन है, अर्जुन ने क्या किया था। बहुत आसान होता है शास्त्री का टेट। तो जितने भी शास्त्री भाई हैं उनका 22-23 को टेट है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, आपके लिए धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ, हम वेदों की बात कर रहे थे। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में मंडल भी बता दिए, सूक्त भी बता दिए और इसकी ऋचाएँ भी बता दी। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है आयुर्वेद। और अगर सामवेद की बात करते हैं, सामवेद जो है ये संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ये भी लिए गए हैं भाई कहाँ से? ये भी सामवेद से ही लिए गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के कौन से मुख्य शिलालेख का संबंध पशु बलि रोकने से है? अब आपने सुना ही होगा अशोक के शिलालेख या अशोक के अभिलेख। अब इनके जो मुख्य शिलालेख है उसका जो उसमें जो है पशु बलि रोकने की बात की गई है। तो ये था शिलालेख 1। शिलालेख 1 में जो है इनके जो है पशु बलि की जो है निंदा की गई है कि पशु बलि जो है नहीं होने चाहिए। अशोक की बात हो रही है और इनके कुछ अभिलेखों की बात करते हैं। जैसे इनका 13वां अभिलेख, इनका जो 13वां अभिलेख है, 13वें अभिलेख में इन्होंने कलिंग का जो युद्ध हुआ था जो कि 261 ईसा पूर्व, याद रखना 261 ईसा पूर्व में इनका एक युद्ध हुआ था जो कि बैटल ऑफ कलिंग हुई थी। ये 261 ईसा पूर्व, जिसमें कि इन्होंने महाराजा खारवेल को हराया था अशोक ने। और इसके बाद ही इन्होंने शायद बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। देखिए 13वें अभिलेख में इन्होंने कलिंग युद्ध का जिक्र किया है। अब एक इनकी धम्म की नीति भी अशोक के द्वारा लाई गई थी। और धम्म की जो नीति अशोक के द्वारा लाई गई थी ये इन्होंने 11वें अभिलेख में बताई है। मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख इनके दूसरे अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? इनका जो दूसरा अभिलेख था इसमें इन्होंने बोला है कि जो मनुष्य और पशु है उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था, ये जो है दूसरे अभिलेख में बात की गई है। और टीजीटी आर्ट्स और जो ऐसे टेट होते हैं इसमें ऐसे इनके अभिलेख जरूर पूछे जाते हैं। जैसे राजकीय अधिकारी के लिए जो है 5वें वर्ष जो है यात्रा करने के लिए बात की गई है किस अभिलेख में? तो इनका जो तीसरा अभिलेख था इसमें जो इनके जो राजकीय अधिकारी थे इनके लिए जो है यात्रा करने का प्रावधान किया गया था इनके तीसरे अभिलेख में। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने अपने प्रचारक भेजे थे। पार्ट 24 में ज़रूर बताया है, वहाँ पे देख सकते हैं। अब किसके प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इनका नाम था मोगली तीस। इसके बाद अनेक गुरु आए जिनके इसमें इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अगर आप ये जानकारी सुन रहे हैं ना, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ग्रंथों से रिलेटेड क्वेश्चन है। गीत गोविंद पुस्तक को लिखा था, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता है इनका नाम है जयदेव।
देखिए गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किरण है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ और भी आ सकता है। गीत गोविंद तो जयदेव किरण है, अब कुछ और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो जैसे कि राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है, कलहण, कौन है, कलहण। कादम्बरी के कौन है, कादम्बरी के है बाणभट्ट। हर्षचरित के भी कौन है, बाणभट्टी है। महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य ग्रंथ के है पतंजलि। और पंचतंत्र बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पंचतंत्र के है विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस के कौन है, विशाखा दत्त। दोस्तों ये हर एक चीज़ आप नोट करेंगे ज़रूर, मेरे को मेरा पूरा विश्वास है चुडेश्वर महाराज हर हर महादेव आपके ऊपर जो है वो कृपा बनाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल शासनकाल में कौन से मुगल के शासनकाल में चित्रकला चरम बिंदु पर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रकला जो चरम बिंदु पर थी ये जहांगीर के शासनकाल में थी। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है। जहांगीर के बचपन का जो नाम था ये था सलीम। क्या नाम था, सलीम। और मैं अगर जहांगीर की बात करता हूँ तो इनकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीर। क्या है, तुजुक ए जहांगीर। अगर मैं बात करता हूँ मुगलों की, जहांगीर भी एक मुगल राजा थे और सबसे पहले जो मुगल सल्तनत की भारत में नींव रखी थी वो रखी थी बाबर के द्वारा। बाबर ने जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने जो है लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराया था। और ये पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी ये 1526 में हुई थी दोस्तों। अगर बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। सबसे पहले आए थे बाबर, बाबर के बाद आए थे हुमायूं, और हुमायूं ने लड़े थे शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध और कनौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 और कनौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 में हुआ था। दोनों में हुमायूं हारा था। हुमायूं के बाद आते अकबर, अकबर के बाद आते जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद अनेक राजा औरंगजेब वगैरह आते रहते हैं। देखिए अगर मैं जहांगीर के बारे में थोड़ी बात करूंगा, इंपॉर्टेंट बात करूंगा। पहले अंग्रेज जो भारत आए थे तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इनका नाम था कैप्टन हॉपकिंस। कैप्टन हॉपकिंस पहले अंग्रेज थे जो भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। और इन्होंने जो है, और जहांगीर ने ही अंग्रेज़ों को सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दी थी। जहांगीर जो है हिमाचल में अपनी पत्नी नूरजहाँ के साथ धमेरी आए थे और धमेरी का जो है नाम बदल के जो है वो नूरजहाँ किया गया था। तो धमेरी का नया नाम क्या है, नूरजहाँ। किसके लिए किया गया था, नूरजहाँ के लिए किया गया था। थोड़ी सी वॉइस हो सकती है कि आपको वॉइस मेरी थोड़ी सी चेंज लग रही, बिकॉज आज थोड़ा सा जो है मेरा गला ख़राब हो गया था, कल आइसक्रीम ज़्यादा खा ली थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मौफला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो मौफला जो विद्रोह है ये हुआ किस वर्ष, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो है जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी खटियाँ खड़ी हो जाती है। तो जो मौफला विद्रोह है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये केरला में हुआ था। हुआ कब था, 1921 में हुआ था। देखिए ये खिलाफत आंदोलन का ही एक वर्जन था, उसी की तरह था। जैसे मौफला आंदोलन जो है ये भी कैसे था, जैसे खिलाफत आंदोलन था, केरला में हुआ था। और कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कुछ और विद्रोह हुए थे जैसे कि नील का विद्रोह। नील का विद्रोह कब हुआ था, तो नील का विद्रोह हुआ था 1859 और 1860 में। इसके अलावा दक्कन का विद्रोह हुआ था। दक्कन का विद्रोह हुआ था 1874-75 में। और इक्का आंदोलन हुआ था 1921 और 1922 में। तो सारे आंदोलन, सन्यासी विद्रोह भी हुआ था एक, ये हुआ था 1870 में। और एक और हुआ था कील विद्रोह। कील विद्रोह हुआ था 1821। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन के दौरान दो दलों में विभाजित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये कौन से अधिवेशन में, पहले तो पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। आईएनसी के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। देखिए कौन से अधिवेशन में ये दो दलों में बटा था, गरम दल और नरम दल। देखिए तो ये था सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। कौन से नंबर का अधिवेशन था कांग्रेस का, 23वें नंबर का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। दोस्तों जीके की अब बड़ी बड़ी वीडियोज आएगी आपके पास, क्योंकि अब जो है टाइम कम है और कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें
कवर करना चाहते हैं और कवर करने का मकसद ही ये है हमारा। और अगर मैं बात करता हूँ जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। देखिए दोस्तों, गरम दल के नेताओं भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, मिलाने को आ जाते हैं। तो गरम दल के नेता थे जैसे लाला लाजपत राय थे, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। और नरम दल के थे शरीफ से नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करता हूँ ना, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन के दौरान जो है बनारस में आईएनसी का अधिवेशन भी हुआ था। और आईएनसी का जो ये अधिवेशन हो रहा था, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब महात्मा गांधी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और कितने बार की है, अध्यक्ष रहे हैं मात्र एक बार। किस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, 1924। 1924 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से नंबर का था बेलगांव अधिवेशन, 40वें नंबर का अधिवेशन था दोस्तों। तो ये थे कुछ आईएनसी के अधिवेशन और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध कौन से संगीत वाद्य से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष तो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन इनके साथ और कौन बांसुरी बजाता है, तो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते हैं और पन्नालाल घोष भी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा शहनाई, शहनाई जो है शहनाई बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान। और ऐसे शहनाई वादक जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे शहनाई बजाई थी, तो इनका नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। और ऐसे वाद्य यंत्र वादक जिनको भारत के चारों शीर्ष सम्मान, तो भारत के चारों शीर्ष सम्मान कौन से हैं, 1 2 3 4। तो शीर्ष सम्मान पहला है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये भारत के 4 शीर्ष सम्मान है, ये भी आप याद रखेंगे। और बिस्मिल्लाह खान को ये चारों ही मिले थे। देखिए दोस्तों, वायलिन ऑप्शन में दिया है, तो वायलिन बजाते हैं एमएस गोपाल कृष्णन, टीएन कृष्णन। ये एमएस गोपाल कृष्णन और टीएन कृष्णन क्या बजाते हैं, गोपाल वायलिन बजाते हैं। वीणा कौन बजाते हैं, तो वीणा बजाते हैं सरस्वती। और तबला, तबला जो है तबला बजाते हैं अल्लाह रखा खान। कौन बजाते हैं, अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन खान क्या बजाते हैं, तबला। बांसुरी हो गया। सितार, सितार बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पंडित रविशंकर। इनको सितार बजाने, निखिल बनर्जी बहुत बार पूछा गया है, निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर ये सितार बजाते हैं। सितार बजाने के लिए पंडित रविशंकर को क्या मिला था, भारत रत्न भी मिल चुका है। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साल 2024 में जो है ये 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी और एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ये जो है ये हरित क्रांति के जनक भी थे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश के दौरान भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह किया, तो बक्सर के विद्रोह के दौरान जो है हुआ कब था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान जो है ये भारत की जो संयुक्त सेना हार गई थी, चाहे उसमें मुगल थे, चाहे वो मीर कासिम थे और अन्य सेना थी जो इसमें ये हार गए थे। तो इसमें जो है ये हेक्टर मुनरो जीत गया था बक्सर के युद्ध में। तो ये अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी ये 1765 में हुई थी। तो इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा प्लासी का युद्ध ऑप्शन में दिया है, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। रोहिल्ला का युद्ध दिया है, रोहिल्ला का युद्ध हुआ था, रोहिल्ला का युद्ध हुआ था भैया, रोहिल्ला का युद्ध हुआ 1773-74 में, ये रोहिल्ला का युद्ध हुआ था। और इसके अलावा जैसे कि एक युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन में दिया है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1765 से 1769, 4 साल चला था। हैदर अली ने इसमें अंग्रेज़ों को हराया था और अंग्रेज़ों के साथ इसने मद्रास की प्रथम संधि की थी 1869 में। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको कवर करा रहा हूँ और मेरा मकसद ये है बहुत सारी चीज़ें कवर कराने का। जिसने ये सीरीज़ देख ली उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 11 बजे का वादा किया था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई है वीडियो, नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ से मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियोज़ थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन वेट करना है भाई, वीडियोज़ को शेयर करना है। बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा सा एक जान सी मिलती है कि यार नहीं करना है भाई, और मैं दिल
जान से पढ़ाता हूँ, ये मैं हर ऑप्शन के पीछे भागता हूँ। मैं हर एक वीडियो बनाने के लिए मैं 2 घंटे लगा देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई है, लेकिन वो 1-2 ऑप्शन बताते हैं और फिर उसके बाद भाग जाते हैं, चले जाता है। तो ये अपना काम नहीं है। अब मैं हर एक चीज़ को जो है आपके बीच जो है डिस्कस करता हूँ और विस्तार से दोस्तों बताता हूँ। अब बात करते हैं 1882 कारावास भुगतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 1882 में जो है वो कारावास जो है किसे मिला था, तो इनका नाम था सी राघवाचार्य। तो सी राघवाचार्य इन्होंने जो है इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कुछ बम बुम फेंका था मस्जिद पे, तो जिसके लिए इनको सज़ा मिली थी। इनके साथ 9 और को स्वतंत्रता सेनानी को भी सज़ा मिली थी, लेकिन बाद में इनको जो है रिहाई मिल गई थी। और इनको जो है जो अंडमान निकोबार की जो जेल होती थी ना, सबसे खतरनाक जेल, वहाँ पे इनको सज़ा मिली थी। और इसके अलावा जो है जैसे कि बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक की, जिनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। भाई इनको ये गरम दल के नेता थे, इनको भी सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ये सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, याद रखना है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन किया था। ये भी आपने याद रखना है। ये गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो ये अस्तित्व में आई थी, ये कब आई थी, तो ये आई थी 1925 में। ये आपने याद रखना है। तो इसमें जो है इसकी जो स्थापना की थी, ये किसने की थी, ये आपने ऑप्शन इसमें बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने यस सर जरूर जो है, यस सर का जो है ये कमेंट जो है डालना है। और कुछ भी जो है आप रिगार्ड करके दे सकते हैं, जो भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें। अब लास्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन हम इसको कहेंगे, लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट। तो महात्मा गांधी जो है एक ही गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन आ सकता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के भी ये अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये स्थायी अध्यक्ष थे भाई। और अगर मैं बात करता हूँ, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने जो है हिस्सा लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है। शाम को साइकोलॉजी की वीडियो आएगी, उसका भी वेट करना है, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। आपने दिल जान से जो है इसके लिए कार्य करना है और साइकोलॉजी की वीडियो को प्यार देना है, क्योंकि पिछली जो मेरी वीडियो आई थी उसको आपने जल्दी से प्यार नहीं दिया, जिस करके मैंने दूसरी वीडियो लाई नहीं फिर साइकोलॉजी की, क्योंकि 2 के ही वो वीडियो गई थी। अगर आपने कल तक साइकोलॉजी की वीडियो कल सुबह तक उसको शेयर करा अच्छे से और वो 1 के चलेगी, तो मैं दोबारा कल साइकोलॉजी की वीडियो लाऊंगा। और हो सकता है कि कल 2 वीडियो भी साइकोलॉजी की लाऊं, क्योंकि जीके मेरे को लगता है बहुत बहुत अब हो चुका है। इंग्लिश की भी मुझे लानी है, क्योंकि अब 22 और 23 को टेट है, इसके लिए भी कार्य करना है। 13 जुलाई को भी टेट है। मेडिकल और आर्ट्स का शायद 13 जुलाई को टेट होना है। एक बार ढंग से आप इस डेट को देख ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज। हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएं, आप सभी का टेट क्या कमीशन भी क्लियर हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।